अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मॉडल अलीशा नूर और खालिद अजीज़ खान, कादिर खान 2। हमारी इनकी थोड़ी सी डिस्कस चल रही है कि इनका एक यूट्यूब चैनल बनाना है जिसमें ये कादिर खान उर्फ या कादिर खान की कॉपी या कादिर खान 2, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा शशोपंज में हैं कि हम उस पर कॉन्टेंट किस तरह का बनाएं। अब इनको भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों के जहन में अगर कोई मशवरा हो, कोई गाइडलाइन हो कि ये पाकिस्तान में कादिर खान की तरह लगते हैं तो यूट्यूब पर ये कुछ कर सकते हैं, किस तरीके से कंटेंट बना सकते हैं, आप लोग भी थोड़ा ज़रूर गाइड कीजिएगा। आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। क्यों अलीशा? बिल्कुल, हम तो कमेंट्स बहुत शौक़ से पढ़ते हैं, लेकिन अगर ये लोग करें तो हमें भी खुशी होती है कि कमेंट्स में हमारे बारे में क्या सोचा जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं। तारिक भाई, आपको एक चीज़ बड़ी मज़ेदार बताऊं कि मैं एक डिफेंस में चुरंगी में खड़ा हुआ था, तो एक रिक्शा गुजरा, वो रुका पहले और उसके पीछे एक बाइक वाला रुका बंदा ना, तो उन दोनों की एक ही बात थी कि यार आप कादिर खान से बहुत मिल रहे हैं। तो मेरे को हैरत हुई कि इतने पुराने अदाकार वो मगर लोगों को दिलों में बैठे हुए हैं। तो उसमें जो बाइक वाला था उसने कहा कि यार आप यूट्यूब अपना चैनल बनाओ और आप कादिर खान की तरह बहुत मिल रहे हो, आप जो है चैनल बनाओ। अब ऐसा अननोन बंदा, तारीख में क्या बताऊँ, मेरे को हैरत होती है कैसे लोग। काफ़ी लोगों ने इनको, एक तो अननोन, लेकिन जानने वालों ने भी काफ़ी इनको कादिर खान की कॉपी कहते हैं। लेकिन अब ये यूट्यूब चैनल पे हम लोग इनका कादिर खान 2 का जो चैनल बने वो किस तरह का हो, उसकी थीम क्या हो, तो आप लोग ज़रूर गाइड कीजिएगा। एक हमारे पाकिस्तान में है मिस्टर बीन के नाम से, तो वो मिस्टर बीन से मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने पूरा मिस्टर बीन का गेटअप किया हुआ है, क्योंकि मिस्टर बीन का एक ही गेटअप था और उनके पास एक भालू है। हाँ जी, ब्राउन से कलर का। उन्होंने भी वो लिया और कह रहा है मैंने 800 भालू मंगवाए इधर उधर से, मुझे सेम नहीं मिला, तो ये 800 भालुओं के बाद ये मिला था मुझे। और जिम्बाब्वे में बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल ने उनको सपोर्ट किया, उनको मतलब उनकी चौकीदारी की। और बहुत बड़ी बात है कि उनको यूट्यूब के चैनल से वो भालू देखा और फिर उसके बाद उसको ढूंढने के बाद मिला उनको। ये आपने इंटरव्यू देखा? ये भी नहीं, ये आपसे सुन रही हूँ, लेकिन मैं बड़ा मुश्किल से वो उनको भालू मिला, लेकिन बहुत वो सोचने वाली बात तारिक भाई है। आपसे यही जिक्र कर रहा था, लेकिन वो मिस्टर बीन की कॉपी कर लेते हैं बेहतरीन। वो उनका आंखों का चलाना, मिस्टर बीन जो यूं करते हैं वो प्रॉपर कॉपी करते हैं। लेकिन हम आपका जो कादिर खान का चैनल बना है उसमें हम क्या करें? मैं आपसे यही कह रहा था कि कादिर खान साहब जो हैं वो विलन भी बने हैं। कर्मा फिल्म में विलन थे बहुत बड़े। इसके अलावा मधाइया भी काम किया। इसके अलावा लावारिस में उन्होंने बड़ा एक बुजुर्ग का किरदार अदा किया। तो इस तरह के डिफरेंट उन्होंने किया। हाँ, तो क्या मैं भी उसी तरह करूं, इस तरह डिफरेंट उनकी तरह नजर आऊं, या एक अपना अलग वो लेके चलूं? लेकिन यहाँ बैठ के क्या हो सकेगा? हाँ, ये यहाँ बैठ के क्या हो सकेगा, ये आप लोगों पे छोड़ते हैं। तो कमेंट्स के जरिए से जरूर बताएं। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं मजीद गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है व्हाट थिंक पाकिस्तानी अबाउट इंडिया। पाकिस्तानियों की क्या सोच है इंडिया के बारे में, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। आखिर पाकिस्तानीज इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया की तो पहले दिन से ये पॉलिसी है। नेहरू ने कहा था पाकिस्तान का खात्मा। वॉशिंगटन में बेस्ड प्यू रिसर्च सेंटर ने जब 2014 में पूरे 1203 पाकिस्तानियों का सर्वे किया था, तब उन्होंने देखा कि लगभग 71% लोगों की इंडिया के बारे में बहुत नेगेटिव सोच थी। लेकिन आखिर क्यों? क्या इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी न्यूज चैनल है जो लोगों को ये बताते हैं इंडिया की तो पहले दिन से ये पॉलिसी है। नेहरू ने कहा था पाकिस्तान का खात्मा। या इसमें हाथ है उनके पॉलिटिशियंस का, जैसे कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर हीना रबानी खार का ये कमेंट, जहां वो कहती है कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का बुली है। India is now becoming the bully for the entire region. And that's quite weird to hear as an Indian, क्योंकि हमने तो हमेशा बापू के सिद्धांतों पर चल पीस की ही मांग की है। तो फिर पाकिस्तानियों की इस सोच का कारण क्या उनकी टेक्स्ट बुक्स हो सकती है जो उन्हें इंडिया के बारे में बचपन से ही सारा झूठ पढ़ाती है, जैसे कि इंडिया असल में पाकिस्तान का हिस्सा था। चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब, जिसमें होने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खुलासे इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड व्हाट पाकिस्तानीज थिंक अबाउट इंडिया। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इंडिया के बारे में पाकिस्तानी स्कूल्स की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है। बेसिकली पाकिस्तान हर साल 6 सितंबर को नेशनल डिफेंस डे मनाता है, जहां लोग सारे युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद करते हैं और साथ ही याद करते हैं 1965 की जंग में इंडिया से हुई जीत का।
लेकिन एक मिनट, 1965 का वॉर तो हम जीते थे ना, I mean, हम इंडियंस। दरअसल 1965 की जंग के इतिहास में पाकिस्तान ने अपनी आवाम को सिर्फ अपना ही पहलू बताया। लाइक लिटरली वहां के स्कूल्स के टेक्स्ट बुक में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि उनके हिसाब से इस जंग के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था और वो इंडिया को हराने ही वाले थे कि उतने में इंडिया रोते हुए यूनाइटेड नेशंस के पास गया सीज फायर अरेंज करने के लिए, यानी फायरिंग रोकने के लिए। जिसके बाद पाकिस्तान ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया वो सारे इलाके इंडिया को लौट, और ये सारी चीजें पेशावर के 5th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में, जिसे पढ़ के वो ये कहते हैं कि 1965 की जंग में इंडिया की हार और पाकिस्तान की जीत हुई थी। वहीं दूसरी ओर इंडिया के एनसर्ट यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि इस बहुत ही भयंकर युद्ध में इंडियन आर्मी लाहौर के बहुत ही करीब पहुंच चुकी थी, पर जंग को यूएन ने बीच में आकर रोक दिया था। भले इस दौरान इंडिया ने पाकिस्तान का काफी मिलिट्री नुकसान किया, लेकिन 1965 की जंग ने इंडिया के खराब आर्थिक हालतों पर और तनाव डाल दिया था। सो इन अ वे इंडिया में यही पढ़ाया जाता है कि इस दौरान जीत इंडिया की हुई थी, पर आखिर सच क्या है और झूठ क्या? इस जंग में जीत हुई किसकी थी? इस पे हम पाकिस्तान के ही काफी बड़े न्यूज़पेपर द डॉन की माने तो उनके इस आर्टिकल के हिसाब से पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स बच्चों को काफी झूठ पढ़ाती है और 1965 की जंग की जो तस्वीरें ये किताबें रंगती है वो भी झूठी है। यहाँ तक कि उस जंग में शामिल एयर मार्शल असगर खान, जिन्हें फादर ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स कहा जाता है, उन्होंने भी कहा था कि 1965 की जंग की शुरुआत इंडिया ने नहीं की थी, हिंदुस्तान की फौज ने हमला नहीं किया। जिसके बारे में 5th स्टैंडर्ड के बुक्स में पेशावर के स्टेट बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक कहते हैं कि 1965 की जंग के बाद ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश बना, में रहे हिंदुओं की मदद से इंडिया ने वहां के लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया और फिर दिसंबर 1971 में इंडिया ने खुद ईस्ट पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। इसी षड्यंत्र के कारण ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। इसीलिए हम सबको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी चाहिए और दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं इंडिया के 12th स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कि वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते थे, जिससे तंग आकर वहां के बंगाली पॉपुलेशन ने उनके खिलाफ वोट करके प्रोटेस्ट किया। लेकिन पाकिस्तानी रूलर्स ने उनके इस डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बजाय उनकी आर्मी ने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के लीडर शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट कहा जाता है। इसके रिस्पॉन्स में वहां के लोग बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने के लिए लड़ने लगे। 1971 के दौरान बांग्लादेश से करीबन 80 लाख रेफ्यूजीज भागकर इंडिया आए थे और उस वक्त इंडिया ने बांग्लादेश को उसकी आजादी की लड़ाई में मॉरल और मटेरियल सपोर्ट दिया। असलियत यह है कि इस वॉर की शुरुआत पाकिस्तान ने ही अपने ऑपरेशन चंगेज खान से की थी, जिसके तहत दिसंबर 3, 1971 की शाम को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 11 इंडियन एयर स्टेशंस पर हवाई हमले किए थे। जिसके बाद इंडिया, जो अब तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बांग्लादेश के लिए आवाज उठा रहा है, उसने हथियार उठा लिए और यहां से शुरुआत होती है 1971 के जंग की। पर अगर आपको और भी डिटेल में 1965 और 1971 की जंगों के बारे में जानना है तो ऊपर दिए हुए आई बटन में जो वीडियो है उसे क्लिक करके देख सकते हो। पर इंडिया और पाकिस्तान के इतिहास के बारे में इन किताबों में लिखी हुई झूठ की ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। ये किताबें एक और जो सबसे बड़ा झूठ है ना वो कहती है, वो है इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान हुए दंगों के बारे में। लाहौर के 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के सिविक्स ऑफ पाकिस्तान में राइटर मजहर उल हक 1947 दंगों के बारे में लिखते हैं कि पार्टीशन के दौरान जहां मुस्लिम्स दूसरे धर्मों के लोगों को पाकिस्तान छोड़ते वक्त हर तरह से मदद कर रहे थे, वहीं इंडिया के लोगों ने मुसलमानों पर बहुत से अत्याचार किए। मुस्लिम रेफ्यूजीज जिन बसेस, ट्रक्स और ट्रेनों से आ रहे थे उन पर अटैक किया, उन लोगों को लूटा गया और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन वहीं इंडिया में 12th के एनसर्ट टेक्स्ट बुक्स बंटवारे को और बंटवारे में हुए दंगों को क्वेश्चन करते हुए कहते हैं, क्या ये बंटवारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था या एक 16 महीने लंबा चलने वाला सिविल वॉर, जिसमें दोनों भी साइड के लोगों ने सामने वाले को दुश्मन करार करके उसके पूरे पॉपुलेशन को मिटाना चाहा। अब असलियत क्या है वो तो जग हाजिर है और ताली तो कभी एक हाथ से बचती नहीं है। 1947 के बंटवारे ने करीबन 10 लाख लोगों की जानें ली और 2 करोड़ लोगों को बेघर करके छोड़ा। इन दंगों ने ना तो मजहब देखा, ना उम्र देखी और ना मर्द औरत का भेदभाव किया, और इसीलिए ऐसे में ये कहना सही नहीं है कि दोनों में से कौन सा देश सही था या फिर किसने कितने अत्याचार किए।
पर अब हम बात करेंगे सबसे मेन मुद्दे पर, जो है कश्मीर। अपने एक वीडियो के लिए एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आम पाकिस्तानी लोगों से एक सवाल पूछा था कि आप इंडिया से क्या लेना चाहोगे और उन्हें क्या देना चाहोगे। तब उस दौरान इंडिया से क्या लेंगे, उस पर लोगों के कुछ ये जवाब थे। देना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे ले लेंगे। कश्मीर बनता है, राइट जो है ना सबसे जरूरी। एक मिनट, कश्मीर पाकिस्तान का कब था? वेल, चलिए सबसे पहले तो इन भाई साहब की गलतफहमी को क्लियर करते हैं। तो बेसिकली हम सभी को पता है कि बंटवारे के दौरान कश्मीर के राजा हरि सिंह ने यह फैसला लिया था कि कश्मीर किसी भी देश के साथ नहीं जुड़ेगा, बल्कि एक इंडिपेंडेंट देश रहेगा। लेकिन बंटवारे के दौरान दोनों भी देशों में काफी दंगे फसाद और खून खराबे हो रहे थे, और ऐसे में नेशनल ज्योग्राफिक के इस आर्टिकल के अनुसार पाकिस्तान की गवर्नमेंट कश्मीर को पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए फोर्स करने लगी। पर जब फोर्स से काम नहीं चला तो उन्होंने कश्मीर में रहने वाले प्रो पाकिस्तानी रिबेल्स को फंड किया कश्मीर में दंगे कराने के लिए। उन दंगे खोरों ने करीबन पूरे वेस्टर्न कश्मीर पर कब्जा कर लिया था, और सितंबर 1947 में पाकिस्तान के पश्तून ट्राइब्समैन बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर आ चुके थे। तब हरि सिंह डरकर इंडिया के पास आए मदद के लिए, और मिलिट्री असिस्टेंस के बदले वो इंडिया को कश्मीर का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो गए। लेकिन पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स ये थोड़ी बता सकती है कि हमने कश्मीर में लोगों को दंगे कराने के लिए पैसे दिए थे। तो इसीलिए वो लिखते हैं कि राजा हरि सिंह ने कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत ही वॉयलेंट कैंपेन शुरू किया था। पर जब पाकिस्तान की सपोर्ट से कश्मीरी लोग खुद पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे, तब हरि सिंह इंडिया के पास मदद लेने पहुंचे, और इंडिया ने उसकी मदद भी की। लेकिन अगर हम इंडिया के होम मिनिस्ट्री की माने तो आर्टिकल 370 के रद्द होने के बाद टेररिस्ट इंसिडेंट्स 2019 से लेकर अब तक 59% तक कम हो चुके हैं। इन 2 सालों में सिर्फ 59 लोगों की जानें गई हैं, उसमें भी कोई सिविलियन नहीं है। और JNK के पुलिस हेड्स के अनुसार इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ के यूथ का मिलिटेंट ग्रुप्स में शामिल होना ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा कम हो चुका है। प्लस जो LOC है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, उस इलाके में जो लोग रहते हैं उनका भी कहना है कि इतने सालों में पहली बार उन्हें बॉर्डर के पास रहकर चैन की सांसें लेने मिल रही है, क्योंकि LOC पे भी वायलेंस कम हो चुका है। For the first time they can breathe freely in these areas which are very close to line of control. पर पाकिस्तानी लोगों के आंखों की पट्टियां तो तब खुली जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने 2016 में पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी को लाइमलाइट में लाया। उनके हिसाब से 1970 से पाकिस्तानी स्कूल टेक्स्ट बुक्स को बहुत ही सिस्टमैटिकली एंटी इंडिया बना रखा है। काफी सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को निकाल के और गलत इंफॉर्मेशन लिख के लोगों के दिमाग में ये चीज फैलाई जा रही है, जिससे वो लोग भी ये बिलीव करने लगे इन झूठे फैक्ट्स पर। अब ऐसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों कर रही है, आपको क्या लगता है? वेल, इसकी शुरुआत तो तब हुई जब 1970s में जनरल मोहम्मद जिया उल हक की पाकिस्तान पर हुकूमत थी, और वो पूरे देश का इस्लामाइजेशन करना चाहते थे। इसीलिए उनके 1979 की एजुकेशन पॉलिसी ने स्कूल टेक्स्ट बुक्स की काया ही पलट दी। उन्होंने सब हटा के सिर्फ वही कंटेंट रखा जो बच्चों को इस्लामिक थॉट और इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में बताए। लेकिन उसी के साथ ये टेक्स्ट बुक्स बच्चों में इंडिया और हिंदू लोगों के बारे में इन जनरल काफी नफरत फैला रही है। और पाकिस्तान के सेनेट चेयरमैन रजा रब्बानी के हिसाब से ये सारे टेक्स्ट बुक्स बच्चों को डेमोक्रेसी से ज्यादा तानाशाही के बेनिफिट सिखाते हैं, जिसके बाद कई सारे पाकिस्तानी स्टेट बॉर्डर्स ने अपने टेक्स्ट बुक्स में रेशियल और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करने वाले सारे कंटेंट को ऑलमोस्ट हटा दिया। पर आज तक फिर भी कई सारी किताबों में इंडिया पाकिस्तान का झूठा इतिहास आपको नजर आएगा ही। लेकिन अभी एक अच्छी चीज ये हुई है कि अब दोनों देशों के लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो पा रहे हैं। दोनों देश के लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जिस वजह से आज के यंग जनरेशन के लोगों की सोच इंडिया के प्रति थोड़ी बदल चुकी है। वहाँ के लोग पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इंडिया अच्छा मुल्क है, मेरे तो नजरिया अच्छा है कि अच्छा। इंडियंस हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, आर्टिस्टिक प्यार करने वाले लोग हैं। पर अब सोशल मीडिया के जमाने में भी कुछ पॉलिटिशियंस लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा सब बोल रहे हैं। मतलब आज की तारीख में जहां इंडिया की GDP पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है और इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहीं इमरान खान, जिसे देश की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए अपना घर भाड़े पर देना पड़ा था, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से इकोनॉमिकली बहुत बेहतर है। कोई सेंस है इस बात की? अब इनके इस कमेंट पे आपका क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोजाना यहाँ पर ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको देखते रहने मिलने वाला। With that said, as always, stay curious, my friends. Keep learning and keep growing. जय हिंद। जी जनाब,
अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे स्कूलों में, हमारी किताबों में हम जीते हैं हर जगह, और इंडियन की किताबों में या स्कूलों में वो लोग जीते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं, हमारी किताबों में यही बताया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये सोचना चाहिए दोनों कंट्रीज़ को कि जंग से हासिल क्या हुआ, जंग से उस तरफ के भी नौजवान, वहाँ के भी सिपाही, वो भी किसी की माओ के बेटे, बिल्कुल और आम आवाम भी नुकसान में गई। जंग का कोई हल नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है एहसास, इंसानियत। अगर हम पाकिस्तान में रहे कभी किसी को ज़ख्मी देखते हैं, हमारे सामने कई ऐसी वीडियोस आ जाती हैं, कई ऐसी अफसोस होता है, दुख होता है कि यार ये भी किसी माँ का बेटा है। तो सबसे बेहतर ये होता है कि इंसान के अंदर एहसास हो। जंग का कोई हल नहीं है, जंग का कोई वो। अच्छा खालिद भाई, हमने ये भी नोट किया है कि जंग होती है ना, उसके बाद भी बातचीत करनी पड़ती है। तो वो मसला मसाइल जो हैं वो पहले ही बंदा बातचीत से कोशिश, क्योंकि जंग मसले का हल नहीं होता, बातचीत ही एंड में मसले का। हमारे बड़े भी यही कहते हैं कि बेहतर है लड़ाई झगड़े करने से बैठ कर आराम से आप बात करो, उसी चीज़। और ये जंग का भी यही हिसाब है। ज़रूरी नहीं है कि आप जंग करें, जाहिर सी बात है जंग में नुकसान होता है, कुछ हमारे लोग मरते हैं, कुछ उनके लोग मरते हैं। तो हमारे बड़े भी यही कहते हैं कि जब हमारी आपस में भी होती है तो बैठकर बात करो, सुलह करो, इस मसले का हल निकालो। नफ़रतें, जैसे हमारे यहाँ लोगों के दिलों में नफ़रतें इंडिया के लिए, तो हमारी किताबों में, हमारे स्कूलों में मैं कहता हूँ मोहब्बत सिखाई जाए, मोहब्बत सिखाई कि यार और जो भी हैं वो लोग भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, जो होना था वो। और बिल्कुल यहाँ दुनिया में लोगों ने अपनी अपनी कास्ट रखी हुई है, लेकिन वही इंसान है जो अल्लाह ने पैदा किए हैं, सब कुछ वही है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके आधा खानदान इंडिया में है, आधा खानदान, मेरा आधा खानदान। देखिए ना, तो क्या मतलब उस जगह से क्या नफरत, उस जगह से क्या तकलीफ, जहाँ पे खून वहीं पर भी है। हार आवाम की होती है ना, जीत किसी की भी नहीं होती, हार आवाम की होती है। और बहुत गहरी बात की आपने। हाँ, नुकसान तो जाहिर सी बात है आवाम को मिलता है, और वो लोग कहते हैं हम जीत गए, हमारे पाकिस्तान वाले कहते हैं हम जीत गए। आप जब इंडिया गए तो क्या उनके यहाँ कोई नफरत देखी इनके दिलों में पाकिस्तानियों के लिए या इस मुसलमान, क्योंकि वहाँ तो मैंने सुना 34 करोड़ मुसलमान। अच्छा, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान से थोड़े से ज़्यादा हैं वहाँ पे। हाँ, और इबादत वो हमसे यानी कि और अच्छी तरीके से निभाते हैं। अच्छा, इबादतों को, और मुसलमान का जितना उनके दिलों में कोई नफरत देखी आपने क्या? नहीं, मैंने कोई ऐसी नफरत नहीं देखी। वहाँ के जितने भी मुस्लिम हैं वो अपने मुल्क के यानी ज़्यादा हिमायती हैं। हाँ, और वो ज़्यादा उनके मुखलिस हैं। वो कहते हैं हम बेशक मुसलमान हैं लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, वो ऐसे ही और है। उनके अंदर ज़्यादा जज्बा है, मोहब्बत है। हमारे पाकिस्तान में थोड़ा रहम कर जाते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान रहम नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे हमारे पाकिस्तान में शायद मुल्क से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी वहाँ पे अपने वहाँ के लोग, वो बिल्कुल अपना मुल्क समझते हैं उसको। और ये बिल्कुल तासुर किसी में भी मैंने नहीं देखा। मेरे अपने खानदान के सगे फर्स्ट कजन जिसको मैं बोलूँ, हमारे पाकिस्तान के दिलों में वैसे भी रहम है। सर, हमारे पास एक वीडियोस आई थी, पुलिस वाला वहाँ से इधर आ गया था, ठीक है। इन्होंने बड़े, पाकिस्तान वालों ने बड़े प्यार मोहब्बत से उसको, पुलिस वाला नहीं, पायलट था, वो था इंडिया का, अभिनंदन, मुझे अभी भी याद है वो था इंडिया का। लेकिन इन्होंने बोला हम पाकिस्तान है, हमारे दिल नरम है, हम ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं है। उसको बड़े अखलाक से उन्होंने वापस भेजा। तो ये वीडियो में तो मैं इस पे लंबी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो ये है कि मगर जंग किसी के मसले का हल नहीं है। बिल्कुल, आते हम लोग टेबल टॉक पे ही हैं, तो बेहतर है पहले टेबल टॉक करें और जंग से गुरेज करें, और दोनों के अवाम के दिलों में मोहब्बत पैदा हो, एक दूसरे के करीब हो, आना जाना शुरू हो, मिलना शुरू हो। बस ये अल्लाह करे ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो गया तो समझे कि लड़ाई झगड़े, ऐसा हो जाए तो दुनिया चले, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, और पता नहीं ये कब दिन देखने को मिलेगा। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।